कल जहाँ पर मैंने छोड़ा था उसी के आगे आज कंटिन्यू होगा। इस वीक जो है आपका जनरल साइंस कंटिन्यू हो रहा है, उसमें जो है बायो का पोर्शन कंटिन्यू हो रहा है और कल भी यही क्लास सेम रहेगी। देन नेक्स्ट वीक से जो है आपका शेड्यूल रहेगा, तो वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या रहेगा। आपकी जो क्लासेस हैं आपकी क्लासेस जो है 4 डेज के लिए आपकी कंटिन्यू होगी वीक में। तो 4 डेज आपका मंडे, तो आपका 4 डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो ये क्या रहेगा इसको समझने की कोशिश करिएगा। मंडे को लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो लेक्चर होंगे। तो मंडे को आपका मैथ्स और मैथ्स और यहाँ पर इंग्लिश और इंग्लिश, ये मैथ्स और इंग्लिश होंगे। यहाँ पर आपकी साइंस और यहाँ पर साइंस और यहाँ पर जीएस और यहाँ पर जीएस, ये आपका पोर्शन होगा। 4 ही चीजें आपके एग्जाम में आ रही हैं, जीएस, रीजनिंग, जीएस, मैथ, साइंस और इंग्लिश। तो इस तरीके से कंटिन्यू होगा, ठीक है। ये हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। अभी फिलहाल इस वीक जो है आपकी जो चीज चल रही है उसको पूरा कराए दे रहे हैं। तो सबसे पहले मिनरल व जीवन पर उसके प्रभाव, आज मिनरल्स करेंगे कंटिन्यू। मिनरल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लाइफ, मिनरल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लाइफ, मिनरल और जीवन पर उसके प्रभाव क्या है। सबसे पहली बात इसको समझने की कोशिश करिएगा। बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मेनली जो है प्रोटीन से बना हुआ है, यानी हमारी बॉडी अपने आप में प्रोटीन है, ठीक है। और जो प्रोटीन है वो कैसे बिल्ड होती है या किस तरीके से वो शरीर को बनाती है, क्या क्या करती है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो मिनरल्स जो है, अलग अलग मिनरल्स जो है बॉडी में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब जरा इसको एक रिलेशनशिप बना के बताते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, चाहे कितने भी पैसे वाले हों, कितना भी अच्छा खाते पीते हों, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर पैदा हुआ है तो कभी ना मरे, ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए इम्पॉसिबल है कि धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है, उसका जो बिहेव है, उसका जो किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। यानी व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये सारी जो फंक्शनिंग है ये किसके द्वारा होती है? हार्मोनिक ऑर्डर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। यानी देखिए, सबसे पहले इसको ऐसे समझिए। अगर मिनरल डिसऑर्डर्स होंगे, यानी बॉडी में आप कुछ किसी मिनरल्स की आपके अंदर कमी होगी, तो उसकी वजह से हार्मोनिक डिसऑर्डर होंगे। अगर हार्मोनिक डिसऑर्डर होंगे तो फंक्शनल डिसीज होगी। फंक्शनल डिसीज लाइलाज होती है, यानी उनका इलाज नहीं होता है, क्योंकि बॉडी का बिहेव चेंज हो जाता है। व्यक्ति का बिहेव जो है, जो वो बॉडी होती है उसका बिहेव चेंज हो जाता है। जिसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत मोटा है, अब वो मान लीजिए किसी व्यक्ति का मोटापा बढ़ गया और वो सुबह 4 रोटी, दोपहर में 4 रोटी, शाम को 4 रोटी, सब्जी चावल वगैरह वगैरह खाता था। अब क्या हुआ, उसको लोगों ने सलाह दे दी कि आप जो है अगर डाइटिंग करेंगे तो आपका जो है हेल्थ ठीक हो जाएगी। अब मान लो उसने क्या किया, 6 महीने तक डाइटिंग की, 6 महीने तक उसने अपनी डाइट को हाफ कर दिया। तो अगर 6 महीने तक उसने अपनी डाइट को हाफ कर दिया तो 6 महीने में उसकी हेल्थ कम हो जाएगी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन कम पहुंचेगा तो धीरे धीरे बॉडी जो है क्या हो जाएगी, ग्रोथ उसकी कम हो जाएगी और उसका वजन कम हो जाएगा। लेकिन उसकी बॉडी जो है 6 महीने तक उतना फूड लेने के हिसाब से उतने फूड पर सेट हो जाएगी। यानी अब बॉडी जो उसकी है उतने फूड पर सेट हो गई है। अब उससे ज़्यादा फूड वो अगर लेगा
अपनी फूडिंग बढ़ाई, तो जैसे ही उसने अपनी फूडिंग बढ़ाई वैसे ही फिर से उसकी बॉडी दुगनी स्पीड से जो है क्या करेगी, ग्रोथ करने लगेगी, क्योंकि उसकी बॉडी का बिहेवियर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो इसको समझिएगा, अगर मिनरल्स डिसऑर्डर होंगे, कम ज़्यादा होंगे, बॉडी का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, कोई मिनरल्स को बॉडी गेन नहीं करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो उसकी वजह से आपको एंजाइम प्रॉब्लम हो जाएंगी, उनकी वजह से आपका हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाएंगे, और उनकी वजह से क्या होगा, तमाम तरह के फंक्शनल रोग हो जाएंगे। बहुत सारे फंक्शनल रोग एक उम्र के बाद होते हैं, अमेंसिया है, डिमेंसिया है, एक उम्र के बाद होते हैं, या जो है मान लीजिए बालों का जो है पकना है, यानी बाल सफ़ेद होना है, झुर्रियाँ पड़ना है, लेकिन अगर वक्त से पहले ऐसा हो रहा है तो ये दिक्कत बनी है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे मिनरल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन लाइफ। मिनरल्स और इम्पैक्ट ऑन लाइफ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मिनरल्स कौन कौन से हैं, एक एक मिनरल्स करके हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला मिनरल्स है नाइट्रोजन। पानी खूब पिया करिए आप लोग भी, क्योंकि पानी जो है वो बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, खाने से ज़्यादा। और अगर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है, यानी कोई उसको समस्या है, समस्या किस तरह की उसको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी को कोई बड़ी बीमारी है, मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया या कोई और वायरल प्रॉब्लम हो गई, जरा गौर करिए। तो ऐसी वायरल प्रॉब्लम में, किसी भी वायरल प्रॉब्लम में, चाहे डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, कोरोना हो जाए, मैक्सिमम पानी पीकर आप अपने को बचा सकते हैं। पानी से अच्छी मेडिसिन। चलिए हम शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, नियर अबाउट 78%। कभी कभी आपके सोचने में आता होगा कि इतनी नाइट्रोजन क्यों है, तो बेकार, ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं। ये जो नेचर है, इसमें जो चीज जितनी है वो चीज की उतनी ही जरूरत भी है। नाइट्रोजन क्या है, मेन, हमारी जो बॉडी है उसका मेन पार्ट है नाइट्रोजन, मुख्य अवयव है, मेन हिस्सा है। यानी जो बॉडी है वो एमिनो एसिड से बनती है, जो हमारी प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से बनती है, और एमिनो एसिड्स किससे हैं, नाइट्रोजन बेस। यानी बिना नाइट्रोजन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इतनी नाइट्रोजन होने के बावजूद नाइट्रोजन कम पड़ती है, इसलिए खेतों में उसको बढ़ाने के लिए यूरिया का यूज किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन प्रोटीन पदार्थ शरीर का निर्माण करते हैं, और एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई है और नाइट्रोजन से बनती है। तो नाइट्रोजन का क्या काम है शरीर के अंदर? नाइट्रोजन जो है डीएनए, कोशिका, जीन्स, आरएनए, एंजाइम, हार्मोन, इन सबके उत्पादन में मेन भूमिका अदा करती है नाइट्रोजन। ये ध्यान रखिएगा, मेन भूमिका अदा करती है, ठीक है। शरीर में प्रत्येक कला, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन नाइट्रोजन से निर्मित होता है, नाइट्रोजन से बनता है, ठीक है। और नाइट्रोजन की कमी से क्या होगा, जरा समझिए। नाइट्रोजन हमारी फूडिंग चेन को भी मेंटेन करती है। कैसे? नाइट्रोजन की अगर कमी होगी तो पेड़ जो है, पौधे पीले पड़ जाएंगे और डेड हो जाएंगे। यानी अगर पेड़ डेड होने लगेंगे तो पेड़ से मिलने वाले जो हमको फूड है, हमारे अंदर मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं, जरा समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे को आयरन चाहिए, तो आयरन कहाँ से मिलेगा? आलू है, शकरकंद है, चुकंदर है, तमाम तरह के और फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, इनमें आयरन की अधिकता होती है, और ये इनकी रूट्स जमीन से आयरन को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये आयरन से परिपूर्ण फल होते हैं। जब इनको हम खाते हैं तो हमारे बॉडी को जितने आयरन की जरूरत होती है वो इनसे मिल जाती है। तो इसी तरीके से हर चीज फूडिंग चेन को भी ये बनाता है। अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो इस तरह की दिक्कतें हो जाएंगी, क्लोरोसिस हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, पौधों में ये सब तरह की दिक्कतें आ जाएंगी। तो नाइट्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, जो हमारे मिनरल्स हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है नाइट्रोजन, ठीक है। सेकंड है आपका नाइट्रोजन के बाद सेकंड मिनरल्स इज फॉस्फोरस। एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं। फॉस्फोरस
एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता, ये भूमिगत चट्टानों में पाया जाता है। फास्फोरस भूमिगत चट्टानों में पाया जाता है। ये इसकी कोई गैसीय अवस्था नहीं होती और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का ये महत्वपूर्ण घटक है, सबसे इम्पोर्टेंट है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का। और इसमें क्या है, ये नर्वस सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, नर्वस सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पुराने समय में क्या होता था, सिलबट्टे पे जो है मसाले वगैरह पीसे जाते थे, जिससे जो है थोड़ा थोड़ा सा वो भी पिसता था, मतलब पत्थर उसमें आ जाता था, वो इतना कम होता था कि हम जान नहीं पाते थे, जिससे जो है फास्फोरस हमारे शरीर के अंदर जाया करता था। तो जो है फास्फोरस बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हमारे जो है नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ है, फास्फोरस जो है वो हड्डियों के साथ मिलकर हड्डियों में मजबूती प्रदान करता है। ठीक, मतलब हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं, कैल्शियम से और फास्फोरस से। तो हड्डियों को जो स्ट्रेंथ देता है वो फास्फोरस देता है। यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हिंदू धर्म में अंतिम क्रिया, जो अंतिम संस्कार होता है, वो डेड बॉडी को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। तो जो हमारा शरीर है उसमें जो सिर की हड्डी है ये, यानी ऊपर की, यानी सिर के ऊपर का जो ये हिस्सा है, इसमें सिर्फ फास्फोरस नहीं होता, बाकी बॉडी में जितनी भी हड्डियां हैं उसमें फास्फोरस पाया जाता है। इसीलिए जब डेड बॉडी जलाई जाती है तो पूरी डेड बॉडी भस्म हो जाती है, लेकिन सिर की हड्डी वैसे ही व्हाइट कलर की रखी रहती है। हमारे हिंदू धर्म में कपाल क्रिया की जाती है, इस हड्डी को तोड़ दिया जाता है, बाद में उसी हड्डी को उठाकर उसमें लोटे में रखकर गंगा जी में वो अस्थियों को प्रवाह किया जाता है। तो वही चीज़ें। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझिए, ये हड्डी क्यों नहीं जलती, बाकी क्यों जल जाती है? फास्फोरस के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब फास्फोरस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो उसमें हल्की सी आवाज आएगी और रोशनी होगी। जैसे एब्जॉर्ब किया फिर चटका, फिर एब्जॉर्ब किया फिर चटका, फिर एब्जॉर्ब किया फिर चटका, जिससे क्या होता है, हड्डी चटक चटक के पूरी तरीके से भस्म हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, शमशान घाटों पर छोटी मोटी जो हड्डियां नहीं जल पाती वो पड़ी रहती हैं, और मई जून के महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो आसमान से आने वाली सनलाइट को भी, रोशनी को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। और रात में जब ठंड होती है, यानी रात में जब मौसम ठंडा होता है तो वो उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए शमशान घाटों में जगह जगह पर हल्की फुल्की उजेला दिखाई देता है, यहाँ उजाला हुआ, फिर वहाँ उजाला हुआ, फिर वहाँ उजाला हुआ। लोग डरते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली वो एक साइंटिफिक क्रिया है जो इस वजह से होती है। ये क्वालिटी है किसकी, फास्फोरस की। तो फास्फोरस हड्डियों के साथ, मतलब कैल्शियम के साथ मिलकर स्ट्रेंथ देता है, बॉडी में हड्डियों को स्ट्रेंथ देता है। दूसरा, सिर की हड्डी में फास्फोरस नहीं होता, बाकी सारी जगह पे फास्फोरस पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और फास्फोरस जो है आपके मानव तंत्रिका कोशिकाओं की संवेदना में सहायक होता है, जीन्स निर्माण में सहायक होता है, जो जीन निर्माण होते हैं उसमें सहायक होता है। तंत्रिका संवेदनाएं क्या होती है, जरा उसको समझ लीजिए। फीलिंग्स, जैसे मान लीजिए कोई हमको ठंडा गर्म, अच्छा बुरा, यानी व्यक्ति नॉर्मल होना चाहिए, जिसके, जैसे मान लीजिए आप किसी को हंसने वाली बात कर रहे हैं तो लोग हंस रहे हैं, आप रोने वाली बात कर रहे हैं तो लोग रो रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अब नॉर्मल होते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यानी फीलिंगलेस नहीं होनी चाहिए। तो फीलिंग्स के लिए भी जो है, बॉडी में जो है संवेदनाओं के लिए भी जो है फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। फास्फोरस की जरूरत शरीर को बहुत कम मात्रा में पड़ती है, तो जितनी कम जरूरत पड़ती है उतनी ही हमारे को मिलती भी है। ठीक है, जैसे आटा पिसता है तो आटा चक्की में पिसता है, लेकिन थोड़ी बहुत चक्की में जो आटे के साथ फास्फोरस की मात्रा आती है, क्योंकि वो किस में पिसता है, पत्थर के बीच में पिस रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं। पोटेशियम क्या है, ये तंत्रिका संवेदनाओं के सक्रिय होने के लिए अति आवश्यक है। ये भी तंत्रिका संवेदनाओं को, नर्वस सिस्टम को जो है सक्रिय करता है, बहुत ज़्यादा जरूरत है इसकी होती है। बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में शरीर को इसकी ज़रूरत होती है पोटेशियम की, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पोटेशियम चला जाएगा तो वो पॉइजनस हो जाएगा और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो इसकी जरूरत भी शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम।
अभी मैंने फॉस्फोरस की बात की। कैल्शियम की शरीर को प्रॉपर जरूरत होती है। कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में मेनली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट देन और नॉन वेज, यानी इनसे हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बॉडी में अस्थि निर्माण करता है, यानी हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को स्ट्रेंथ देता है, हड्डियों को बनाता है। तो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर इसकी कमी से रोग हो जाते हैं, यानी अगर शरीर में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होगी तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है, डेंटल डिक्लाइन होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और कभी कभी जो है इतनी कमजोर हो जाती हैं कि नॉर्मल घटनाओं के साथ हड्डियां टूट जाती हैं। ये आप समझिएगा, ये बहुत जो है। और कैल्शियम का नियंत्रण करने वाला जो हार्मोन है वो पैराथॉर्मोन है, पैराथायराइड से निकलने वाली, ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन पैराथॉर्मोन, ठीक है। और इसके एक प्रॉब्लम और हो जाती है, जैसे आपने टिटनेस सुना हो, पैराथॉर्मोन टिटनेस, वो भी इसी की वजह से होती है। यानी अगर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में ये प्रॉब्लम हो जाए तो जो है इस तरह पैराथॉर्मोन टिटनेस हो जाती है। यानी कैल्शियम बॉडी के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, ठीक है, कैल्शियम बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन की जरूरत हमारे शरीर को बहुत कम होती है। क्लोरीन एंटीबैक्टीरियल होता है और श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी अगर क्लोरीन की कमी होगी तो वो ट्रैकिया प्रॉब्लम हो जाती है, यानी हमारी सांस, खाना पीना ये विभेद नहीं कर पाती और दिक्कत हो जाती है। तो क्लोरीन जो है श्वसन तंत्र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। शहरों में जो लोग रहते हैं और जो लोग जो है टैंक का पानी यूज़ करते हैं, यानी सप्लाई वाला पानी यूज़ करते हैं, उनको प्रॉपर क्लोरीन मिलती रहती है, क्योंकि उसमें उस पानी का क्लोरीनीकरण करके ही उस पानी को सप्लाई किया जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत शरीर को नहीं होती है क्लोरीन, ठीक है। जिंक बहुत जरूरी चीज़ है। अभी कोविड चल रहा था तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिंक। एक टैबलेट भी आती है, जिंक कोविड, जिंक कोविन करके बहुत सारे आते हैं और बहुत ज़्यादा शरीर को उसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की, जिंक की। तो ये ध्यान रखिएगा, जिंक जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए होती शरीर को, लेकिन एंजाइम सक्रियता के लिए जिंक की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। जिंक शरीर में लहसुन से जो है प्रॉपर मात्रा में जो है मिलता है, हमको कुछ चीज़ों में जिंक पाया जाता है जिससे हमारे अंदर वो जिंक जाता है। तो अगर आप प्रॉपर से मसाले वगैरह खाते रहते हैं और लहसुन वगैरह लेते रहते हैं तो जिंक हमारे शरीर में उनसे पहुंच जाता है। तो जिंक की बहुत कम मात्रा में शरीर को जरूरत होती है। अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसकी कमी से पौधों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, भोजन निर्माण नहीं कर पाते और डेड हो जाते हैं। तो ये मिनरल्स भी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट विटामिन निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। विटामिन निर्माण के लिए अगर कोबाल्ट की कमी हो जाती है तो विटामिन निर्माण नहीं हो पाते। आप जानते होंगे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि विटामिन बी समूह में बहुत सारे विटामिन हैं। बी कॉम्प्लेक्स, सल्फर, आयरन, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी सबसे ज़्यादा जरूरत जो है विटामिन में सी विटामिन की जरूरत सबसे ज़्यादा बॉडी में होती है। तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, तो इन सब की जरूरत होती है। तो विटामिन निर्माण के लिए कोबाल्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साइनोकोबालामिन विटामिन B12 के लिए सबसे ज़्यादा जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए कोबाल्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर एमिनो एसिड निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, एमिनो एसिड निर्माण के लिए सल्फर। दूसरा हृदय संबंधी, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा सल्फर की जरूरत पड़ती है। सल्फर लहसुन में बहुत होता है, ये ध्यान रखिएगा। सल्फर क्या है, जब आप नॉन वेजिटेरियन चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं या मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, घी वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वो हार्ट के लिए हार्मफुल है। अगर सल्फर प्रॉपर मात्रा में बॉडी के अंदर जाता रहता है तो वो इसको जो है इस चीज़ को ख़त्म करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बॉडी को फिट रखता है। तो हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो सल्फर है, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है आयरन। आयरन से आप सब परिचित हैं। आयरन की बॉडी को जरूरत न बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। आयरन हीमोग्लोबिन सक्रियता के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी
अगर आयरन की कमी बॉडी में होगी तो जो ब्लड संबंधी समस्याएं हैं वो होंगी, ब्लड उतना एक्टिव नहीं होगा। एक्टिव होने का मतलब ये है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो बॉडी का रिफ्रेशमेंट कम होने लगेगा। बॉडी का रिफ्रेशमेंट कम होने लगेगा तो बॉडी बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। यानी कि बॉडी फ्यूल क्या है, व्हाट इज बॉडी फ्यूल? तो बॉडी एयर इज द बॉडी फ्यूल, ऑक्सीजन इज द बॉडी फ्यूल, और ऑक्सीजन कैसे बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा? हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए हीमोग्लोबिन की एक प्रॉपर मात्रा जो है शरीर में होनी चाहिए। अगर प्रॉपर मात्रा शरीर में नहीं होगी तो दिक्कत है। इसलिए जब फीमेल जो है प्रेग्नेंट होती है उस समय उनको जो है हीमोग्लोबिन सक्रियता के लिए जो है आयरन के टैबलेट्स दिए जाते हैं, और बुजुर्ग व्यक्ति जिनमें अचानक हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है उनको दिए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन की अगर प्रॉपर लंबे समय तक कमी बनी रहती है तो ऐसे व्यक्ति की जो एज है वो बराबर कम होती चली जाती है, यानी उनकी एज कम होती है। जैसे मेल और फीमेल में, मेल एंड फीमेल, फीमेल में लेस हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और यहाँ पर खूब हीमोग्लोबिन होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात जो है वो क्या है, आप देखिए फीमेल की जीवन प्रत्याशा क्यों कम है? फीमेल में जीवन प्रत्याशा सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि मेनली उनमें हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर जो है आपका हीमोग्लोबिन का जो रेशियो है वो गड़बड़ होता है, वो ज़्यादातर फीमेल में आपको 8-9 के करीबन मिलेगा, जबकि मेल में 13-14 हीमोग्लोबिन हमेशा होता है। तो इसलिए उनका बॉडी रिफ्रेशमेंट कम हो पाता है और एज थोड़ी सी पुरुषों की तुलना में कम होती है। इस बात को ध्यान रखिए। हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर भी दिक्कत है, तो आयरन हीमोग्लोबिन सक्रियता के लिए बहुत ज़्यादा। अब इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, तो सब जानते हैं आपको, एनीमिया, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर आप नीले रंग का यौगिक है, शरीर को इसकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है। ये भी एंटी बैक्टीरियल है और श्वसन सिस्टम को जो है श्वसन तंत्र को जो है ठीक रखता है। बहुत ज़्यादा अगर आप जो है इसका यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अगर अंदर चला जाता है कॉपर, तो उससे डेथ हो जाती है, ये मतलब खतरनाक साबित भी होता है। तो बहुत कम मात्रा में इसकी जरूरत होती है। दूसरा एंटीबैक्टीरियल होता है। आपने पुराने समय में सुना होगा कि जो है कॉपर के बर्तनों में अगर चीज़ को हम रखते हैं और पानी को रखते हैं, उसके बाद उसको पीते हैं, खासतौर से पानी अगर पीते हैं तो क्या हो जाता है, वो पानी स्वच्छ हो जाता है। लेकिन अगर खाने को कॉपर के बर्तनों में रखते हैं और बहुत समय तक रखा रहे तो वो खाना विषाक्त हो जाएगा, गर्म खाना। क्यों? क्योंकि वो उससे क्या ग्रहण कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत ज़्यादा कॉपर उसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये बहुत सारे मिनरल्स हैं जो जिनको बॉडी में जरूरत पड़ती रहती है, और बॉडी के सही फंक्शन के लिए मिनरल्स सही मात्रा में बॉडी में पहुंचना जरूरी होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मिनरल्स का इम्पैक्ट बॉडी के लिए भी जरूरी है, और मिनरल्स किसके लिए जरूरी है? बॉडी के साथ साथ एटमॉस्फेयर में भी, नेचर में भी मिनरल्स पाए जाते हैं, और वो मिनरल्स यही है, बस उनका एक अलग फॉर्म में वो बॉडी में जाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट आयरन को अपने अंदर नहीं ले सकते, तो वो फूड के ही थ्रू अंदर जाते हैं। इन बात को ध्यान रखें। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आगे हम बता रहे हैं, उसको समझिएगा। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, एंजाइम। एंजाइम क्या है उसको समझिए, कोई प्रॉब्लम? एंजाइम क्या है? एंजाइम बॉडी में होने वाली क्रियाओं को घटाते और बढ़ाते हैं, कैटालिसिस का काम करते हैं जो एंजाइम होते हैं। एंजाइम जो है वो बॉडी में होने वाली जितनी क्रियाएं हैं, अभी एक एक करके मैं बताऊंगा, उनको नियंत्रित करते हैं। ये काम है एंजाइम्स का, ठीक है। एंजाइम वहीं स्थित होते हैं जहां विटामिन स्थित होते हैं। जैसे विटामिन हमको ताकत नहीं देते, हमको पावर नहीं देते, लेकिन विटामिन हमारी बॉडी में जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करते हैं। अभी हम उन पे भी आएंगे। तो अब हम लोग एंजाइम शुरू कर रहे हैं। तो एंजाइम क्या है? सबसे पहला एंजाइम है ऑक्सीडोरिडेक्टिक एंजाइम। ऑक्सीडोरिडेक्टिक एंजाइम क्या है? ऐसे एंजाइम
जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रियाओं का नियमन करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रियाओं का नियमन करते हैं, उन एंजाइम को ऑक्सीडेशन एंजाइम कहते हैं। ठीक, लाइगेज एंजाइम क्या है? सेकंड एंजाइम है लाइगेज एंजाइम। दो बॉन्ड को जोड़कर नए बॉन्ड को बनाने वाला ये एंजाइम है। जीन सर्जरी, जीन थेरेपी में प्रयोग होने वाला एंजाइम है। इस एंजाइम का नाम है लाइगेज एंजाइम। ठीक, नेक्स्ट है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमर का निर्माण करने वाला एंजाइम जो है वो पॉलीमरेज एंजाइम है। डीएनए और आरएनए संरचना का निर्माण करने वाला एंजाइम जो है पॉलीमरेज एंजाइम है। जब हम कोई क्लोन वगैरह बनाते हैं, क्लोनिंग करते हैं, तो उस क्लोन में जो है पॉलीमर एंजाइम का यूज होता है, पॉलीमर एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है लाइगेज एंजाइम। किसी जैविक संरचना में उपस्थित संबंधों को बिना जल प्रयोग के विखंडित करने वाला एंजाइम, यानी बिना वाटर के, ठीक है, विखंडित करने वाला एंजाइम जो है वो लाइगेज एंजाइम है। हाइड्रोलेज एंजाइम क्या है? जैविक बॉन्डों में जल के प्रयोग द्वारा विखंडित करने वाला एंजाइम है। जहां जल का यूज हो, पानी का यूज हो, वो एंजाइम जो है वो हाइड्रेज एंजाइम है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है हाइड्रेज, जहां हाइड्रेज लग जाए। ठीक है, एंजाइम है। इस तरह से बहुत सारे प्रोटीज एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। जैसे बहुत लोग जो नॉनवेज वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, दूध वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उसमें हेल्पफुल होता है प्रोटीज एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम, प्रोटीन के बाहरी हिस्से पे सक्रिय रहने वाला एंजाइम है एक्सोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज, प्रोटीन के आंतरिक हिस्से पर सक्रिय होने वाला एंजाइम है एंडोपेप्टाइडेज। लाइपेज एंजाइम, लाइपेज फैट को पचाने वाला एंजाइम। अगर किसी के अंदर प्रॉपर लाइपेज निकलता है तो इसका मतलब वो फैट जो है बहुत ज़्यादा वो मोटा नहीं होगा, वो ठीक रहेगा, फिट रहेगा। फैट को पचाने वाला एंजाइम है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, सुकेज एंजाइम, सुक्रोज शर्करा को पचाने वाला एंजाइम है। माल्टोज एंजाइम, माल्टोज शर्करा, माल्ट शर्करा को पचाने वाला एंजाइम है। गैलेक्टोज एंजाइम, गैलेक्टोज शर्करा को पचाने वाला एंजाइम है। तो इस तरह से बहुत सारे जो एंजाइम हैं, हाइड्रेज वगैरह, ये सारे एंजाइम्स बॉडी में जितनी जो क्रियाएं होती हैं आंतरिक, इंटरनल, उन सब में उनको घटाते बढ़ाते हैं। एक निश्चित टेम्परेचर पर ये तेज काम करते हैं या स्लो काम करते हैं, और जो पॉइजन होते हैं शरीर के लिए नुकसानदायक, उन पे ये, उनके लिए ये गलत इम्पैक्ट भी देते हैं, यानी उनको ये रिस्पॉन्स भी करते हैं और ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। ये सारे जो है आपके एंजाइम्स। एंजाइम्स एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा हार्मोन ही पूछे जाते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे हार्मोन्स। आप लोग हेडिंग डाल लें हार्मोन्स। तो सबसे पहला हार्मोन को समझने की कोशिश करेंगे। हार्मोन क्या है? हार्मोन बॉडी में जितनी भी फंक्शन होते हैं उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन। हम किसी को देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई बहुत बैड न्यूज़ सुनी, कोई बहुत गुड न्यूज़ सुनी, उस पर जो हमारा रिएक्शन होता है उसका कारण हार्मोन है। हम कहीं घूमने जाते हैं और हमने कोई बहुत नैसर्गिक सुंदरता को देखा, उस समय हमारे अंदर जो फीलिंग आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है। तो हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉडी की सभी क्रियाएँ हार्मोनिक होती हैं, हम उसको समझने की कोशिश करें। हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं? सबसे पहले हार्मोन जो है वो प्रोटीन है, और ये बहुत अल्प मात्रा में निकलते हैं, बहुत कम निकलते हैं, और ब्लड में बहकर पूरे बॉडी में बहते हैं, ब्लड में मिलकर बहते हैं और लीवर में जाकर विखंडित हो जाते हैं। सारे हार्मोन लगभग प्रोटीन हैं और इनका अलग अलग फंक्शन है, बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन। सबसे पहला हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क में एक ग्लैंड पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अंदर। आपने मस्तिष्क देखा होगा सिर के अंदर, तो सिर के अंदर 3 हिस्से होते हैं, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा और एक पीछे का हिस्सा। ठीक, तो लेफ्ट वाले हिस्से से राइट है, ठीक है, लेफ्ट वाले से राइट बॉडी गवर्न होती है, राइट से लेफ्ट गवर्न होती है, और ये इसके बीचों बीच में जो रीढ़ की हड्डी अंदर जाती है, जो इसका मिड पॉइंट होता है, उसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, पीयूष
जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी जहां पर इसका अंत होता है वहां उसके ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के बहुत सारे हिस्से होते हैं, सर्वाइकल सबसे ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, लंबर, तमाम इस तरह के पार्ट बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ऊपर यहाँ पर पाई जाती है, ये ग्लैंड पाई जाती है छोटी सी, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। इससे निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो बॉडी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी क्रियाविधियों के लिए आवश्यक होते हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे ये क्या है मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से, फ्रंट पार्ट, फ्रंट एंड बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट से कम हार्मोन्स निकलते हैं, कम हार्मोन्स निकलते हैं, और बैक पार्ट से ज्यादा हार्मोन, बैक पार्ट से ज्यादा हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, कौन से फ्रंट पार्ट से होते हैं और कौन से बैक पार्ट से होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ध्यान रखिए। ठीक, अच्छा जी, तो और कैसे कैसे काम करते हैं एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड और शरीर वृद्धि। ठीक है, तो सबसे पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ये शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। ठीक, सबसे पहला है नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन। ये शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। अगर ये बाल्यावस्था में अगर कम निकलता है तो इससे होने वाली बीमारी है नैनिज्म, इसको बोलते हैं बौनापन। यानी अगर ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली नहीं सीक्रेट होगा तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बौने हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे लोग सर्कस वगैरह में आपने देखे होंगे, वो एक्चुअली बीमारी होती है जिसकी वजह से हो जाते हैं, इसको बोलते हैं नैनिज्म। ठीक है, बौनापन। और अगर ये बहुत वयस्क व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा निकलता है तो इससे बीमारी हो जाती है पिट्यूटरी मैक्सिडीना। वयस्क में ज़्यादा निकलने पर पिट्यूटरी मैक्सिडीना हो जाती है। इसके वयस्कों में कम निकलने पर बीमारी हो जाती है पिट्यूटरी मैक्सिडीना। और किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा अगर ये निकलता है तो इससे जाइगैस्ट्रिस में बीमारी हो जाती है, इसको बोलते हैं दैत्याकार शरीर। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में एक लड़का है जिसकी हाइट लगभग जो है 7.5-8 फीट है, उसको यही बीमारी है गैस्ट्रिस, जाइगैस्ट्रिस। ये बीमारी हो जाती है। हमारे यहाँ पर भी जो है खली, वो भी इसी तरह की बीमारी है, वो इसी बीमारी से ग्रसित है। अगर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा ये हार्मोन सीक्रेट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा लंबाई बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा शरीर दैत्याकार बन जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक, नेक्स्ट है एक और हार्मोन आपको सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, उसका नाम है LH, ICSH या FSH। हार्मोन है LH, ICSH और FSH। तो LH है, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ICSH है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और FSH को बोलते हैं फिलिकिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन जो हैं तीनों, कौन कौन से? LH, ICSH और FSH। ये तीनों पुरुष और स्त्री जनन अंगों पर प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। पुरुष और स्त्री सेक्स ऑर्गन्स पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट काम करते हैं। जनन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, सेक्सुअल सेल्स का निर्माण करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और सेक्सुअल, अगर ये हार्मोन्स सीक्रेट नहीं होते हैं या इनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे लोग जो है उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप बहुत कायदे से नहीं हो पाते और ऐसे लोग जो है वो क्या बोलते हैं थर्ड जेंडर पे रखे जाते हैं। ये देखो, तो ये हार्मोन्स भी कहाँ से निकलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है ACTH। ठीक है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स।
ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉपिन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स जो है आपात सक्रियता में निकलता है। अचानक कोई बहुत ज़्यादा इंसान डर जाए, भय हो जाए, या कोई बहुत बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ हो जाए, तो ऐसे में ये हार्मोन्स एकदम से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। ठीक है, संकट का सामना करने के लिए व्यक्ति को ये हार्मोन्स प्रेरित करता है, उस समय ये निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। आपने देखा होगा जब ACTH निकलता है और जब ये जाकर लीवर में डिसॉल्व होता है, तब क्या होता है, इसका मतलब एक सिम्टम्स है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक बहुत गुड न्यूज़ मिली या बहुत बैड न्यूज़ मिली, या कुछ छोटे बच्चे होते हैं अगर बहुत कस के डांट दो तो वो जो है अपने पैंट में उनकी यूरिन हो जाती है, उनकी पेशाब निकल जाती है। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति बहुत डर जाता है और उसकी सूसू पोटी हो जाती है, कोई व्यक्ति बहुत डर गया और इसके बाद उसको अचानक जो है डर गया, बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ मिली, उसको मोशन जाना पड़ गया, बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ मिली, उसको मोशन जाना पड़ गया या टॉयलेट जाना पड़ गया, या आपने एक नॉर्मल घटना देखी होगी, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, बहुत अच्छी, मान लीजिए आप NDA-CDA की तैयारी कर रहे हैं, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तो एग्ज़ाम के ठीक पहले आपको यूरिन जाने का मन करेगा और आप यूरिन जाएंगे। उसका कारण ही यही है कि जब आप एक शंका है, एक भय है, इसमें ACTH निकला, अब वो जाके अगर डिसॉल्व होगा तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो यही है कि एकदम से जो है व्यक्ति को इस तरह की प्रॉब्लम होगी, यानी उसको मोशन या टॉयलेट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है आपात समय में निकलने वाला हार्मोन है। एक और हार्मोन होता है, आप सबने उसका नाम सुना होगा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन फीमेल में सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। प्रोलैक्टिन दुग्ध निर्माण में जो है सहायक होता है। प्रोलैक्टिन जो है वो मातृत्व हार्मोन्स है, मतलब मेल और फीमेल हार्मोन्स है, मातृत्व हार्मोन्स है, जो निप्पल्स का, स्तनों का विकास करके स्तनों को का विकास करता है और उनको दुग्ध शिशु को पिलाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रोलैक्टिन फीमेल हार्मोन्स है और जो है दुग्ध ग्रंथियों का विकास करता है और उनको सक्रिय करता है, उनको तैयार करता है बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है। ठीक है, ये हार्मोन्स हमेशा तब सीक्रेट होता है जब फीमेल जो होती है वो तब ज़्यादा सीक्रेट होता है जब फीमेल जो है वो गर्भवती होती है, माँ होती है और उसका लास्ट ड्यूरेशन चल रहा होता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है मेलेनोट्रोपिन। मेलेनोट्रोपिन क्या है जरा उसको समझिएगा। मेलेनोट्रोपिन मेलेनोट्रोपिन जो है उसको समझिए। मेलेनोट्रोपिन शरीर के रंग का निर्धारण करने वाला हार्मोन है, कलर का निर्धारण करने वाला हार्मोन है। हमारा जिसके शरीर में जितना ज्यादा मेलेनोट्रोपिन बनेगा उसका कलर उतना ज्यादा डार्क होगा, जिसमें जितना कम बनेगा उतना उसका कम डार्क होगा। मेलेनोट्रोपिन दो तरीके से काम करता है। पहला, ये जेनेटिक, जैसे किसी के माँ बाप का कलर बहुत फेयर है तो ऑब्वियसली उसके बच्चे का कलर भी फेयर होगा, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इसमें 3:1 का रेशियो होता है। ये एक सर्वे है, देखा गया क्या है कि जैसे 3:1 क्या है 3:1। अगर किसी व्यक्ति के 4 बच्चे होते हैं, आजकल नहीं होते हैं लेकिन समझिए वैसा, किसी व्यक्ति के 4 बेबी होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, उसमें 3 का बिहेवियर, 3 का बॉडी स्ट्रक्चर, 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। अगर 3 लंबे हैं तो एक नाटा होगा, 3 इंटेलिजेंट हैं तो एक कम इंटेलिजेंट होगा, 3 देखने में बहुत स्मार्ट है तो एक कम स्मार्ट होगा, 3 बहुत बेकार है तो एक अच्छा होगा, 3 नाटे हैं तो एक लंबा होगा, 3 खराब है तो एक अच्छा होगा, 3 गोरे हैं तो एक काला होगा, 3 काले हैं तो एक गोरा होगा। ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसी बात की होती है मेलेनोट्रोपिन में कि अगर माँ बाप का कलर फेयर है तो बच्चे का कलर क्या होगा, फेयर होगा, ऐसा देखने को मिलता है। तो पहला कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या है मेलेनोट्रोपिन में, आप जो लोग गर्म जगहों पर रहते हैं, आप देखिए इक्वेटर लाइन के आसपास रहने वाले जो कंट्री
हम अपने भारत की बात कर लेते हैं, तो जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते जाते हैं, लोगों का कलर जो है कैसा होता जाता है, डार्क होता चला जाता है। श्रीलंका के प्लेयर्स तो आपने देखे ही होंगे, क्रिकेटर वो कितने काले होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे हम किधर बढ़ते जाएंगे, उत्तर भारत की तरफ बढ़ते जाएंगे, और या ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, या और हम इक्वेटर लाइन से दूर होते जाएंगे, पोल की तरफ आते जाते जाएंगे, वहाँ पर चूँकि मौसम ठंडा होता है तो लोगों के अंदर मेलानोट्रोपिन कम निकलता है और कलर बहुत फेयर होता है। तो मेलानोट्रोपिन को आप किसी मेडिसिन से या इन चीज़ों से आप चैलेंज नहीं कर सकते। मेलानोट्रोपिन अगर व्यक्ति का कलर डार्क है और वो गोरा करना चाहता है, तो मेलानोट्रोपिन को कम करने का सिर्फ तरीका है, आप अपने को कूल रखें, बहुत सारा पानी पिए और ठंडी जगह पर रहें। ठंडी एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा और व्यक्ति गोरा हो जाएगा। एक दिन में नहीं, वो क्रीम पाउडर लगा के गोरा नहीं हो सकता, वो टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता। तो मेलानोट्रोपिन को इस तरीके से कम किया जा सकता है, मैक्सिमम पानीदार चीज़ें खाइए, पानी खूब पीजिए और ठंडी जगह पर रहिए, ठीक है। इसीलिए जो गर्म जगहों पर रहने वाले लोग हैं वहाँ मेलानोट्रोपिन ज़्यादा लगता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो ये त्वचा का रंग निर्धारण करने वाला हार्मोन। अगला हार्मोन्स है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स में पढ़ा रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है जो गर्भावस्था को नियंत्रित करता है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका जो है इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत ज़्यादा है, उसको भी हम आपको बताएंगे एक एक करके पूरी बात। ऑक्सीटोसिन ये 4:1 का रेशो समझ में आ गया। आप में से जितने लोग 4 भाई बहन हैं वो इस चीज को गौर करिएगा, उसमें 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। 3 लंबे तो एक नाटा, 3 नाटे तो एक लंबा, 3 स्मार्ट तो एक अगली, 3 बहुत इंटेलिजेंट तो एक और 3 बहुत बेकार तो एक बहुत इंटेलिजेंट। ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक आध जगह एक्सेप्शन हो सकता है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, मैक्सिमम पार्ट ये है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है गर्भावस्था को नियंत्रित करता है, ये लिखा हुआ है। नियंत्रित क्या करता है, इसको आप ऐसे समझें, कोई भी फीमेल बॉडी जब प्रेग्नेंट होती है और जब प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम आता है, ह्यूमन प्रेगनेंसी टाइम क्या है, अलग अलग में अलग अलग है। जैसे चूहे का अलग है, हाथी का अलग है, सबसे ज़्यादा 3 साल, ठीक है, इंसान का अलग है, 9 महीने 9 दिन 9 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड, ह्यूमन का अलग है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग में बकरी का अलग है, हर किसी का अलग है, तो भैंस का, गाय का अलग है। तो जो ये प्रेगनेंसी टाइम है, उस प्रेगनेंसी टाइम में लास्ट मोमेंट पर ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है, और जब ऑक्सीटोसिन ज़्यादा सीक्रेट होता है तो ये प्रसव पीड़ा, लेबर पेन को जनरेट करता है। और जब लेबर पेन तेज होगा तो वो लेबर पेन में क्या होता है, बच्चा बहुत तेज मूवमेंट करने लगता है माँ के पेट में, और जब बहुत तेज मूवमेंट करता है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड्स में बच्चा पलकर बड़ा होता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड जैसे जैसे बच्चा माँ के गर्भ में बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूइड्स गाढ़ा होता जाएगा और चिपचिपा होता जाएगा, और वो जेली की तरह हो जाएगा। और जब लास्ट ड्यूरेशन होगा और ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा निकलेगा तो बच्चा उसी जेल में, वो जेल बहुत चिकना और चिपचिपा होगा, उसी जेल के सहारे बच्चा जो है माँ के गर्भ से बाहर आएगा और जन्म लेगा। इस तरीके से वह बेबी का जन्म होता है। कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन समय से पहले निकल आता है, तो जब समय से पहले जब ऑक्सीटोसिन ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है तो ऐसे में प्रीमेच्योर बेबी पैदा होता है, वो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं। लेकिन अगर किसी लड़की को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसका बेबी जो है होने वाला है, अगर ऐसा होता है और वो टाइम से हॉस्पिटल चले जाएं तो इसका एंटी हार्मोन्स देके उसको फिर से जो है माँ के गर्भ में स्टे करा दिया जाता है। क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी अगर होगा, ज़्यादा प्रीमेच्योर होगा
होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और कम प्रीमेच्योर होगा तो भी उसको बहुत दिनों तक जो है उसको बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा, उसको नर्सरी वगैरह में रखना पड़ेगा, ये दिक्कत रहती है। इसलिए ऑक्सीटोसिन जो है गर्भावस्था का नियंत्रण करने वाला हार्मोन है। ये दुग्ध ग्रंथियों से, ठीक है, स्तनों से दुग्ध को निकालता है, बाहर करता है, यानी गर्भावस्था को समाप्त करता है, दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध को निकालता है, बाहर निकालता है, और बच्चे को पीने के लिए प्रेरित करता है। जैसे बच्चा जब माँ के दूध में आता है और जब माँ बच्चे को अपने निप्पल से लगाती है, उस समय देखिए दिमाग का सब काम है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन बहुत तेजी से सीक्रेट होता है और बड़े इजली जो है दूध माँ के जो है निप्पल से बाहर आता है, और बच्चा उसको जो है पीकर क्या करता है, उसको फीड करता है और अपना सर्वाइव करता है। तो ये इसलिए भी होता है। तो यानी गर्भावस्था को समाप्त करने वाला, प्रसव पीड़ा शुरू करने वाला, लेबर पेन शुरू करने वाला, गर्भावस्था का समापन करने वाला, बच्चे को दूध निकालकर पिलाने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन है। इस तरह का ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। बच्चे को जन्म लेने के लिए बाध्य करता है ऑक्सीटोसिन। अब क्या ध्यान रखिए, एक चीज अब आपको यहाँ से दूसरी बताते हैं रिलेटेड। ऑक्सीटोसिन जो है बहुत सारे लोग आपको कहते मिलेंगे कि लौकी में, तरोई में या कद्दू में या जो इस तरह के जो सब्जियां आती हैं, खरबूजा तरबूज में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा दो तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, सबसे पहली बात ये पूरी तरीके से मिथ्या है, क्योंकि जो ह्यूमन हार्मोन है वो प्लांट हार्मोन में कैसे काम करेगा, और जो प्लांट हार्मोन है वो ह्यूमन हार्मोन में कैसे काम करेगा। अगर ऐसे काम करने लगे तो प्लांट का जो आदमी नाटा हो, उसकी हाइट ना बढ़ रही हो, तो उसको एक ऑक्सीजन का इंजेक्शन लगा दो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो प्लांट हार्मोन है, वो ग्रोथ के लिए काम करता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और जो लोग लगा रहे हैं भूल बस गलती बस, तो वो बेकार है। बस उससे ये है कि वो दवा जहाँ पड़ी होगी और वो ह्यूमन अगर उसको एक्स्ट्रा हार्मोन लेगा तो उसको दिक्कत हो सकती है, ये ध्यान रखिए। तो एक तो ये ऑक्सीटोसिन का इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज़्यादा है। क्या है इंडस्ट्रियल यूज? आपने देखा होगा गाय भैंस जो होती हैं, जब उनके बच्चे जो है नहीं सर्वाइव कर पाते, मर जाते हैं, तो उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर उनका दूध निकाला जाता है। तो ऑक्सीटोसिन का जो है इंजेक्शन देकर जब दूध निकाला जाता है तो वो दूध बड़ी इजली जो है गाय या भैंस दे देती है, ना चाहते हुए। तो ऑक्सीटोसिन प्रसव पीड़ा शुरू करने वाला, बच्चे को जन्म लेने के लिए बाध्य करने वाला, स्तन ग्रंथियों से दूध को निकालकर बच्चों को पीने के लिए प्रेरित करने वाला, ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। दूसरा ऑक्सीटोसिन जो है वो इंडस्ट्रियल यूज भी उसका बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक और बात समझिए, जब किसी महिला का लास्ट ड्यूरेशन चल रहा हो, यानी उसको लेबर पे शुरू हो गया हो या ना हो रहा हो, और उसके 9 महीने 9 दिन 9 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड पूरे हो गए हों, यानी उसके बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार हो, और ऐसे सिचुएशन में अगर बच्चा ज़्यादा दिन माँ के गर्भ में स्टे करेगा तो भी दिक्कत है, तो वो बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम ही यही है। ऐसे में डॉक्टर उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देकर बच्चे को क्या करते हैं, पैदा होने के लिए बाध्य कर देते हैं, और बच्चे पैदा हो जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का बहुत ज़्यादा यूज है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला अगला हार्मोन है जो मूत्र संरचना को निर्धारित करता है। ठीक है, इसका नाम है वैसोप्रेसिन। मूत्र संरचना को निर्धारित करने वाला हार्मोन वैसोप्रेसिन मूत्र संरचना को निर्धारित करने वाला हार्मोन है। ये जो है मूत्र में उत्सर्जित जल का अवशोषण करके उसको घटाता या बढ़ाता है, यानी या तो यूरिन को कंसंट्रेट करता है या उसको डाइल्यूट करता है, वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन जो है वो इस वैसोप्रेसिन की जो है साइकिल अगर गड़बड़ होती है तो उससे एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा मूत्र को उत्सर्जित करता है और उसको बार बार जो है पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। तो वैसोप्रेसिन जो है वो अगर कंसंट्रेट कर देगा यूरिन को तो यूरिन जाने में दिक्कत होगी, और अगर डाइल्यूट कर देगा तो बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। इसको जो है इस क्रियाविधि को निर्धारित करने वाला हार्मोन जो है वो है वैसोप्रेसिन।
नेक्स्ट, अब ये सारे जो हार्मोन हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन। अब अगला हार्मोन है अग्नाशय, का नाम सुना होगा, पैंक्रियास। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन, आंतों के बीच में उपस्थित एक ग्रंथि होती है पैंक्रियास, जहां से ये हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन्स जो है शरीर में शुगर की मात्रा को निर्धारित करते हैं, ठीक है, शुगर की मात्रा को निर्धारित करते हैं। एड्रीनल ग्रंथि के साथ शर्करा नियंत्रण की करने वाली ग्रंथि है। एड्रीनल ग्लैंड के साथ शुगर की मात्रा को निर्धारित करने वाली ग्रंथि है आपका अग्नाशय पैंक्रियास, ठीक है। इसके जो मुख्य हार्मोन हैं वो इंसुलिन और ग्लूकेगोन है। क्या नाम है? इंसुलिन और ग्लूकेगोन। मेन पैंक्रियास हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन। अब इसको समझो भाई, ये समझने वाली चीज। ये एक दूसरे के पूरक हार्मोन्स हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हार्मोन्स हैं। इसको ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। यानी अगर इंसुलिन ज्यादा निकलेगा तो ग्लूकेगोन कम हो जाएगा, ग्लूकेगोन ज्यादा निकलेगा तो इंसुलिन कम हो जाएगा। कैसे? इसको समझने की कोशिश करिए। एक जनरल समस्या है, बहुत व्यापक एक बीमारी है जिसको कहते हैं शुगर हो गया है, शुगर होना। कहते ज्यादा मीठा मत खाओ शुगर हो जाएगा, ये मत करो शुगर हो जाएगा, वो मत करो शुगर हो जाएगा। ऐसा कहता ही नहीं है, इस मिथ्या को हटा दीजिए। आप कितना भी मीठा खाएंगे आपको शुगर नहीं होगी। मीठा खाने से शुगर नहीं होगी। किससे होती है? बॉडी में पैंक्रियास से जब इंसुलिन कम निकलने लगता है तो बीमारी हो जाती है शुगर हो। अगर क्या कम निकलेगा? इंसुलिन कम निकलेगा तो शुगर होगी। अब अगर आपने मीठा खाया, जैसे एग्जाम्पल, एन एवरेज आप कितना मीठा खाते हैं समझिएगा, एन एवरेज। दाल चावल सब्जी रोटी चटनी अचार जो भी आपने खाया वो सारा आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज में चेंज हो जाता है और ग्लूकोज से बॉडी को एनर्जी मिलती है, आप जो भी कुछ खाते हैं। लेकिन जब आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो वहां पे आप रिच फूड खाते हैं, रिच फूड से ज्यादा ग्लूकोज आपको मिलता है, साथ ही साथ आप बहुत सारा जो है शुगर एडिशनली ले लेते हैं। जैसे आपने रसगुल्ले खा लिए, आइसक्रीम खा ली, आपने कोई इमरती खा ली, आपने शादी ब्याह में कोई और चीज बनी हुई खा ली, तो जब आपने इतना सारा एक्स्ट्रा शुगर लिया तो वो एक्स्ट्रा शुगर आपकी बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल हो गया, नुकसान करेगा। तब आप क्या करेंगे? ठीक है, बॉडी सुन हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा? इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा और इंसुलिन क्या करेगा? उसको डाइल्यूट कर देगा, यानी उसको जो है यूरिन के रास्ते क्या कर देगा? जितना भी एक्स्ट्रा शुगर होगा उसको बाहर कर देगा। लेकिन जब शुगर हो जाती है तो वो जो एक्स्ट्रा इंसुलिन निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकल पाती, इसलिए दिक्कत होने लगती है। तो ये है एक बेसिक प्रॉब्लम। तो मुख्य हार्मोन जो है अग्नाशय से निकलने वाले वो इंसुलिन और ग्लूकेगोन है। जब ग्लूकेगोन ज्यादा होगा तो इंसुलिन निकलेगा, जब इंसुलिन जो है ज्यादा होगा तो ग्लूकेगोन निकलेगा। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हार्मोन्स हैं, ठीक है। इंसुलिन मुख्य कार्य जो है वो ब्लड में शक्कर को मतलब शुगर को घटाना है और ग्लूकेगोन का मुख्य कार्य जो है ब्लड में शुगर को बढ़ाना है। ये इनका दोनों का काम है, ठीक है। इंसुलिन की अल्प सक्रियता से जो है होने वाली जो बीमारी है वो डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और पूछ ली जाती है, उसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस में अंतर क्या है? ठीक, ये बड़ी समस्या है डायबिटीज इंसिपिडस और मेलाइटस। सबसे पहले डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित बीमारी है, पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित बीमारी है, इसका इलाज नहीं है, ध्यान रखिए। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से कम हार्मोन सीक्रेट होने पर ये होती है और ये इसमें जो है यूरिन में शुगर नहीं होती, यूरिन में शुगर नहीं होती, वैसोप्रेशन हार्मोन के कम निकलने की वजह से ये होती है, वैसोप्रेशन हार्मोन्स के कम निकलने की वजह से ये होती है। इसमें जो है यूरिन में शुगर ना होने की वजह से यूरिन स्वादहीन होती है, ठीक। मेलाइटस क्या है? ये अग्नाशय से संबंधित बीमारी है। अग्नाशय में से इंसुलिन के कम निकलने पर ये होती है, इंसुलिन अगर कम निकलेगा तो मेलाइटस हो जाएगी। और इसमें जो मूत्र है यानी यूरिन है उसमें शुगर उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है और जो है मूल जो उसका जो टेंडेंसी होती है
पेशाब होती है, मूत्र होता है, उसमें जो है शुगर की मात्रा प्रेजेंट है। ये बेसिक चीज है। तो एक बीमारी इंसिपिडस वैसोप्रेसिन की वजह से, मेलाइटस इंसुलिन की वजह से। इस बात को फिर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिपिडस वैसोप्रेसिन के कम निकलने, मेलाइटस इंसुलिन की कम निकलने। आम बीमारी जो है जो बहुत ज्यादा होती है वो है मेलाइटस, यानी इंसुलिन के कम निकलने पर। ऐसे में क्या किया जाता है समझिए, जिसको ये प्रॉब्लम हो जाती है उसको बाहर से एक्सटर्नल जो है उनको इंसुलिन दिया जाता है। अगर आपने मीठा खा लिया या शुगर लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन के इंजेक्शंस जो है वो लोग ऐसे लोग अपने पास रखते हैं जो खुद अपने को इंजेक्ट कर लेते हैं इंसुलिन के इंजेक्शंस, क्योंकि बॉडी के अंदर वो चीज नहीं बनती। अच्छा, एक और अंतर है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में क्या अंतर है? प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में क्या अंतर है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो है मातृत्व हार्मोन्स है, ठीक है, पिट्यूटरी के आगे हिस्से से अग्रभाग से जो है सीक्रेट होता है और दुग्ध लवण के लिए स्तन ग्रंथियों को तैयार करता है, यानी स्तन ग्रंथियों को दुग्ध निकालने के लिए या दुग्ध तैयार करने के लिए जो है तैयार करता है, मातृत्व हार्मोन्स है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे के हिस्से से निकलने वाला हार्मोन्स है, ठीक है, गर्भावस्था को समाप्त करने वाला हार्मोन्स है और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध को निकालकर बच्चे को पीने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन है। ये है ऑक्सीटोसिन। दोनों में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों ही हार्मोन्स एक मामले में एक दूसरे के पूरक हैं, एक गर्भावस्था को बनाए रखता है, एक उसको समाप्त करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक और है प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मेल एंड फीमेल, मेल में प्रोजेस्टेरॉन, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन, इसको समझने की कोशिश करें। ये मेल हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन और मेल फीमेल हार्मोन्स जो है वो है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक, समझिए। टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन क्या है? प्रोजेस्टेरॉन अंडाशयों से स्रावित होता है, ठीक है, वृषण अंडाशयों से जो है स्रावित होता है, गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन है, गर्भावस्था की दीवार की यथास्थित निर्माण कर गर्भावस्था को सिकुड़ने का विरोध करने वाला हार्मोन है और दुग्ध प्रवाह से विशेष प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इसको समझिए प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली क्या है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो अंडाशयों से स्रावित होता है, अंडाशयों से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है। दूसरा, गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सीटोसिन खत्म करता है और ये बनाता है, यानी कि अगर किसी लड़की को प्रेगनेंसी में टाइम पूरा होने से पहले, यानी कि 9 महीने 9 दिन से पहले, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 25 दिन पहले अगर उसको लेबर पेन शुरू हो जाए और उसको टाइम से हॉस्पिटल ले गए तो उसको किसका इंजेक्शन दे दिया जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन दे दिया जाएगा और गर्भावस्था से जो गर्भ से बच्चा जन्म लेने के लिए प्रेरित हो रहा था वो वहीं पर स्टे कर जाएगा और माँ के गर्भ में टाइम ड्यूरेशन पूरा करने के बाद ही बाहर आएगा। तो ये जो है गर्भावस्था को रोकने वाला हार्मोन है, ठीक है, और ये गर्भावस्था की दीवार को सिकोड़ता है, ठीक है, गर्भावस्था की दीवार को सिकोड़ता है। गर्भावस्था जैसे मान लीजिए ये गर्भ है और बेबी इसमें एम्नियोटिक फ्लूइड्स में पल रहा है। अब अगर जब इसको जब सिकोड़ने लगेंगे, श्रिंक करने लगेंगे तो ये क्या होगा? बाहर जन्म लेने के लिए क्या होगा? प्रेरित होगा। तो ये गर्भावस्था को सिकोड़कर बच्चे को जन्म लेने के लिए बाध्य करने वाला हार्मोन है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। और प्रोजेस्टेरॉन उसको बनाए रखने वाला हार्मोन, ठीक, विरोध की गर्भावस्था नहीं सिकुड़े और बच्चा उसमें बना रहे उसके लिए ये हार्मोन है। और प्रोजेस्टेरॉन का दुग्ध प्रवाह से कोई सीधा लेना देना नहीं, ठीक। अब ऑक्सीटोसिन को देख लीजिए। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। ये प्रोजेस्टेरॉन अंडाशयों से निकलने वाला हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है। गर्भावस्था के समापन के लिए
ये हार्मोन है, गर्भावस्था को समाप्त करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, गर्भावस्था की दीवारों को सिकोड़कर बच्चे को जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। दूसरा, ये बच्चे को मतलब दुग्ध प्रवाह के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, जो दुग्ध प्रवाह करता है, यानी दूध जो है दुग्ध ग्रंथियों से दूध को निकालकर बच्चे को, शिशु को पीने के लिए प्रेरित करता है। इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, ठीक है, ये बहुत सारे पूछे जाने वाले हैं। तो ये तो प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो प्रोजेस्टेरॉन, अब बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आप सब जानते हैं, टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस के लिए, ठीक है। ये मेन जो है टेस्टोस्टेरोन मेन पुरुष हार्मोन्स है, मुख्य पुरुष हार्मोन्स जो है टेस्टोस्टेरोन है। ये पुरुष योचित गुणों के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पुरुष योचित गुण कौन से होते हैं? लड़का अगर है तो जब वो किशोरावस्था से ऊपर बढ़ेगा तो दाढ़ी निकलना, मूंछ निकलना, उसके हाथ पैरों में मसल्स में कट्स बनना, लड़के का शरीर एक अलग तरह का होता है। तो जो लड़के का शरीर जिस तरह का होता है उस तरह का शरीर बनाना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ निकलना, सीने पर बाल होना, कंधों पर बाल होना, बैक में बाल होना, ये सारे पुरुष योचित गुण हैं। इन पुरुष योचित गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? वो हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कभी कभी इसमें वेरिएशन देखा जाता है, लाइक कभी कभी अगर इसमें डिसऑर्डर होगा, किसी पुरुष में टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो ऐसे में, और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा तो ऐसे में उस व्यक्ति के अंदर स्त्रीयोचित गुण विकसित हो जाते हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, पुरुषों में आवाज बहुत पतली होती है, लड़कियों की तरह हो जाती है, या शरीर का जो डॉल डाल है वो उस तरह से नहीं होता पुरुषों की तरह और एक अलग बिहेवियर हो जाता है। ऐसे में थोड़ी सी चिंताजनक बात है, कभी कभी व्यक्ति अगर पुरुष के अंदर पुरुष योचित गुण ना हो और अगर स्त्री के अंदर स्त्री योचित गुण ना हो तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल को कम करता है कि वो व्यक्ति वास्तव में पुरुष है या वो व्यक्ति वास्तव में स्त्री है। तो ये है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष योचित गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरोन स्त्री योचित गुणों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आवाज को भारी करता है, ये आवाज को पतला और सुरीला करता है। ये जो है क्या बोलते हैं, पुरुष योचित गुण जैसे कंधे पर बाल, सीने पर बाल, आवाज का भारी होना वगैरह वगैरह, मसल्स बनना, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये स्त्रीयोचित गुणों का विकास करता है, जैसे स्तनों का विकास करता है, शरीर का एक गहरा होना, आवाज पतली होना, इस तरह का विकास करता है। नेक्स्ट हार्मोन हम लोग नोट करेंगे रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन, इस पे राइटिंग नहीं बन पाती है एक्चुअली, थोड़ा सा हैबिट में नहीं बोल सकता है। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन क्या है उसको समझिए। रिलैक्सिन हार्मोन जो है रिलैक्स से बना है। रिलैक्सिन, रिलैक्स, रिलैक्स क्या है कर समझिएगा। गर्भावस्था के बाद क्या होता है गर्भावस्था, पहले इसको समझो। रिलैक्सिन हार्मोन जब जो है कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, कोई भी स्त्री, ठीक, तो क्या होता है, एक एमनियोटिक झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं एमनियन। एक झिल्ली होती है, उसका नाम है एमनियन। उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, पानी। अब जरा गौर करिएगा, बड़ा आश्चर्य होगा आपको सुनकर कि लोग कहते हैं ना कि पुराने समय में जब ये पृथ्वी बनी और पूरा सृष्टि बनी तो पानी से जो है जीवन का विकास हुआ। तो पानी से आज भी जीवन का विकास हुआ। आज भी आप देखिए सर, बच्चा पैदा होने से पहले पानी के तो अंदर ही है, जैसे बेबी इसके अंदर है और इसमें चारों तरफ क्या भरा होगा, वाटर भरा होगा, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होगा। ऐसा इसलिए होता है कि अगर ऐसे नहीं होगा तो माँ के पेट में या किसी तरीके से कोई जर्क लग गया या
हिस्सा जो है, जो स्तनों से नीचे का हिस्सा होता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब इस तरह का जो हिस्सा बन गया, अब बनने के बाद बेबी ने क्या किया, 9 महीने 9 दिन बाद जन्म लिया। तो जब बेबी जन्म लेता है तो दोबारा स्त्री को उसी पुरानी स्थिति में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन क्या है, वो आपका रिलैक्सिन है। रिलैक्सिन बेबी के होने के बाद लड़की को वास्तव में उसी स्थिति में लेकर फिर से आ जाता है जिस स्थिति में लड़की प्रेगनेंसी के पहले थी। ये काम है किसका, रिलैक्सिन का। जो मेखला बनती है उसको फिर से सेट कर दे, ठीक है, ये है रिलैक्सिन। तो जो वो मेखला बनती है उसको बोलते हैं पेल्विक गार्डन। क्या बोलते हैं, पेल्विक गार्डन। ठीक, नेक्स्ट है, अगला हार्मोन है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन आंतों से निकलने वाला हार्मोन है गैस्ट्रिन। ठीक, ये पाचन तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। आंतरीय गतिविधियां करता है, जो आंत में होने वाली गतिविधियां हैं, पाचन तंत्र, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो आपका जो है रिलैक्सिन है, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन। तो रिलैक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आंतों की गतिविधियों को निर्धारित करने वाला हार्मोन है। एक और आंतों का हार्मोन है जिसका नाम है कैल्सिटोकाइनिन पैंक्रियोजार्मिन। कैल्सिटोकाइनिन पैंक्रियोजार्मिन, ये भी आंतरिक क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, ठीक है। और आंतों में पित्ताशय से पित्त का श्रवण करने वाला हार्मोन है। पित्त का नाम सुना होगा, एक HCl जो निकलता है उसका श्रवण करने वाला हार्मोन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। एक और हार्मोन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट में पूछा गया था एक एग्जाम में, वो भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी यूरिन टेस्ट करके, अब तो बहुत सारी किट्स आती हैं, प्रेगा न्यूज़ वगैरह वगैरह, उसमें जो है यूरिन की एक ड्रॉप डाली जाती है। तो उसमें जब यूरिन की ड्रॉप डालते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक स्टिक है, इसमें एक लाइन इस तरीके से बनी होगी। अब अगर यूरिन की ड्रॉप डालेंगे यहाँ पर, तो अगर दूसरी लाइन बन जाती है तो आप ये मान लीजिए उसी तरह की, तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी कंफर्म है। और अगर नहीं बनती तो इसका मतलब कंफर्म नहीं है। तो इसमें बात यह आती है कि एक ड्रॉप यहाँ डालने से दूसरी लाइन क्यों बनी, क्यों नहीं बनी, या क्यों बन जाती है। तो इसके लिए यह है कि जो प्लेसेंटा से निकलने वाला हार्मोन है, ध्यान रखिए, अगर लड़की प्रेग्नेंट होगी तो सबसे पहले बेबी और माँ को आपस में जोड़ने के लिए क्या क्रिएट होगा, प्लेसेंटा। क्योंकि बच्चा जो है माँ के गर्भ में जो भी फूडिंग करता है या जो भी न्यूट्रिशंस लेता है, वो किससे लेता है, थ्रू प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा अगर है तो उससे निकलने वाला हार्मोन अगर थ्रू यूरिन में बाहर आएगा तो ये जो है इमेज क्रिएट करेगा। तो ये हार्मोन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उसका नाम है कॉरियोनल गोनेडोट्रोफिन। कॉरियोनल गोनेडोट्रोफिन, कॉरियोनल गोनेडोट्रोफिन जो है प्लेसेंटा से निकलने वाला हार्मोन है, जो गर्भावस्था का इंडिकेटर है या गर्भावस्था का परिचायक हार्मोन है। अगर लड़की प्रेग्नेंट है तो कॉरियोनल गोनेडोट्रोफिन निकलेगा और इस बात का कंफर्मेशन करेगा कि ये जो है प्रेगनेंसी कंफर्म है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये वो हार्मोन है जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे गए हैं। कुछ जो नहीं पूछे गए उनके इर्द गिर्द वाले ये मैंने आपको पूरे अच्छे से बता दिए। और कुछ एक और हैं जैसे प्लांट हार्मोन है, और कुछ एक जो है इंसेक्ट हार्मोन है, मैं उनको भी अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ब्लाइंडली मत पढ़िए, जब आप पढ़िए तो आप पीछे पलट के देखते भी जाइए कि किस तरह का, मतलब ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करिए। जब आप ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर लेंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी। तो आप ट्रेंड पकड़ के पढ़िए, ब्लाइंडली मत पढ़िए, ये भी पढ़ दो वो भी पढ़ दो, पता चला वहाँ कुछ नहीं आ रहा है, वो चीज़ आपके मतलब की नहीं है। तो ट्रेंड पकड़ के पढ़िए। हार्मोन आपका सबसे शायद इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप पेपर 10 साल उठा लीजिए, 10 साल में 9 साल में हार्मोन का क्वेश्चन आएंगे, इतना इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन से होने वाली बीमारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप थोड़ा सा पढ़िए और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक। जो डिसऑर्डर्स है उनको पढ़ लीजिए, वहाँ से बहुत बनेंगे। तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो आपको भी अच्छी लगेगी। 99% ऐसा होगा कि मान लो कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हार्मोन है फीरोमोन। नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो हम बता रहे हैं, फीरोमोन। फीरोमोन, फीरोमोन क्या है उसको समझिए। फीरोमोन कल भी शायद मैंने कुछ बात की थी, उसमें शायद थोड़ा सा बताया था। कभी आपने देखा हो कि चींटियां जा रही हैं किसी दीवार पर, तो वो जिस रास्ते से जाती है उसी से होते हुए सब जाएंगे। एक निकल गई, उसके 5 मिनट बाद दूसरी निकली, वो भी उसी रास्ते से जाएगी। तो क्या वहाँ कोई रोड बनी हुई है? जैसे मान लो हम लोग हैं, हम लोग जहाँ जहाँ रोड होती है उससे जाते हैं, जहाँ पगडंडी होती है उससे जाते हैं। मान लीजिए किसी अननोन प्लेस में कोई इंसान निकल गया, हम लोग दोबारा उसी जगह से नहीं निकल सकते क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ से निकल गया। बट इंसेक्ट में ऐसा होता है, वो वहीं से निकलेगा, रास्ता बन जाएगा। एक्चुअली क्या होता है उसको समझने की कोशिश करिए। डॉग्स भी ऐसा करते हैं, उसमें भी अभी आगे बात बताएंगे। होता क्या है कि चींटी हैं, चींटे हैं, बहुत सारे दूसरे इंसेक्ट हैं, इनकी बॉडी से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम होता है फीरोमोन। ये हार्मोन अलग अलग तरह का स्मेल करता है। ये 2 बातें बताता है। पहली बात ये बताता है, पहला किस चीज का इंडिकेटर है? फर्स्ट इंडिकेटर मेल और फीमेल में अंतर करता है। सेकंड इंडिकेटर क्या है, जरा गौर करके देखिए। सेकंड फीरोमोन इंडिकेटर है अपनी प्रजाति, सेम स्पीसीज का। जैसे मान लीजिए सांप है, तो एक वैरायटी के सांप एक जगह पे होंगे। अब मान लीजिए वहां दूसरी वैरायटी सांप आ जाएगा, अजगर आ जाएगा, दूसरों को खा जाएगा, या दूसरा सांप आ जाएगा दूसरे को डैमेज कर देगा, या दूसरा इंसेक्ट आ जाएगा दूसरे इंसेक्ट को डैमेज कर देगा। मेरी बात को समझिएगा, एक दूसरे कीड़े तो सब एक दूसरे को खाते हैं। तो जब फीरोमोन से वो ये पहचान लेते हैं कि जब कोई उसके पास कुछ दूसरे इंसेक्ट के पास कोई जब दूसरा इंसेक्ट आता है, तो फीरोमोन से पहचान लेते हैं कि मेरे स्पीसीज का है या कोई और स्पीसीज का। प्लस अगर सेम स्पीसीज का आता है, सेम आता है, तो फीरोमोन से ये पहचान लेते हैं कि मेल है या फीमेल। ये है फीरोमोन का मेल। तो फीरोमोन का पहला काम जो है अपनी प्रजाति को पहचानना, दूसरा अपनी प्रजाति में मेल फीमेल में विभेद करना, तीसरा उन्हीं की महक से कि एक अगर कोई वहां से निकला है तो उसी से दूसरे निकलते चले जाएंगे, क्योंकि उस जगह पर वो अपनी महक छोड़ते चले जाते हैं। तो उस फीरोमोन की खुशबू सबने स्मेल की होगी, मैं बताता हूँ। बरसात के दिनों, बरसात आने वाली है, बरसात के दिनों में लाइट में रहने वाला एक काला काला छोटा सा कीड़ा होता है। कभी कभी वो कॉलर में चला जाता है, या कहीं पे आप तैयार हुए और वो अंदर चला गया, फिर आपने उसको निकाल के बाहर फेंका, फिर आप देखिए वो आपका हाथ कितना जबरदस्त स्मेल करता है। आपने शायद किसी ने कभी महसूस किया और काफी लोगों ने किया होगा, हमारे साथ तो ऐसा 2-3 बार हो चुका है। अब वो इतना ज्यादा स्मेल करता है कि साबुन वगैरह से हाथ धोने के बाद भी वो स्मेल आती रहती है। वो किसकी स्मेल है? उस इंसेक्ट के फीरोमोन की स्मेल। एक और आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप में से कोई बच्चा अगर ग्रामीण इलाके का हो और बरसात में कभी गांव जाए, तो गांव में बरसात के समय में जगह जगह पर एक इतना बड़ा बड़ा कीड़ा होता है, उसके बहुत सारे पैर होते हैं, गुलाबी कलर के, बहुत छोटे बहुत सारे कीड़े होते हैं, और वो झुंड में रहते हैं, उसको गिजाई बोलते हैं हमारे यहाँ पर। उस कीड़े के साथ आप एक प्रैक्टिकल करिए, वो काटता नहीं है कीड़ा। अब वो कीड़े मान लीजिए किसी जगह पर जमीन में बहुत सारे 100, 200, 500, 1000 इकट्ठे हैं, आप अपना हाथ उनके पास ले जाएंगे तो वो दूर भागेंगे, आपके हाथ के पास नहीं आएंगे। लेकिन जब वो शांति से बैठे हों, आप अपना हाथ उनके ऊपर ऐसे करके रख दीजिए, ऐसे करके अपना हाथ उनके ऊपर रख दीजिए उल्टा करके धीरे से, ताकि वो मरे ना, और थोड़ा सा ऐसे से हिला दीजिए, ठीक है। इसके बाद अपना हाथ हटा दीजिए, तो वो कीड़े बहुत तेजी से भागेंगे इधर उधर, और फिर बाद में 2, 4, 5, 10 मिनट बाद वो फिर से सेटल हो जाए। जब वो फिर से सेटल हो जाए, फिर उसी हाथ को, उसको आप स्मेल करिए, हल्की सी स्मेल आएगी, फिर उसी हाथ को जब दोबारा आप उन कीड़ों के पास ले जाएंगे, तो वो उससे नहीं डरेंगे और वो सारे कीड़े आपके हाथ के ऊपर भी आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जब उनका फीरोमोन आपके हाथ के ऊपर लगा, तो जब दोबारा आप ले गए, तो उन्होंने आपके हाथ से डरने की बजाय उनके साथ कोऑपरेट किया, और वो आपके हाथ पर आके उनको लगा कि ये अपनी कोई चीज़ है, अपनी कोई प्रजाति है। तो ये है फीरोमोन का कमाल। फीरोमोन से अपनी प्रजाति को पहचानते हैं कीड़े,
दूसरा मेल फीमेल को पहचानते हैं। फीरोमोन का एक और यूज है, उसको भी बता देते हैं, इंडस्ट्रियल यूज भी है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी फसलें किसान बोते हैं, जैसे मान लीजिए आलू की फसल किसान ने बोई, तो आलू में एक इतना बड़ा सा कीड़ा होता है, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं और वो पत्तियों को खाता है। अब मान लीजिए किसी जगह पर एक दो है तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, तो अगर वो सारी पत्तियां खा जाएंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो फिर आलू कैसे बनेगा, यानी फसल बेकार हो गई। ऐसे में क्या हुआ किया जाता है कि जगह जगह पर छिड़काव कर दिया जाता है उसका दवाई का, और वो कीड़े सारे मर जाते हैं। वो क्या है समझना, एक्चुअली जो फीरोमोन है, फीरोमोन को मिलाकर, उस कीड़े के फीरोमोन को मिलाकर, मेल और फीमेल को मिलाकर खेत में छिड़क दिया जाता है। तो जहाँ फीमेल का फीरोमोन छिड़का जाएगा तो उस फीरोमोन में जहर भी है और साथ में वो फीरोमोन भी है, तो सारे मेल इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ पे आकर मर जाएंगे। जैसे वहाँ आएंगे तो उसको पॉइजन से मर जाएंगे। जहाँ फीमेल का छिड़का जाएगा वहाँ मेल आ जाएंगे, और जहाँ मेल का छिड़का जाएगा वहाँ पर फीमेल आ जाएंगे। इस तरीके से कीड़ों की, फसलों के बर्बाद करने वाले कीड़ों की आबादी को भी कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा, फीरोमोन के द्वारा। तो फीरोमोन का जबरदस्त इंडस्ट्रियल यूज है। तो फीरोमोन कीड़ों के शरीर से निकलने वाला हार्मोन है, एक दूसरे को पहचानते हैं। अलग अलग कीड़े का फीरोमोन अलग अलग स्मेल करता है, एक आध का शायद आपने देखा भी हो और उसको स्मेल की भी हो, ठीक है। दूसरा, इससे मेल फीमेल की पहचान करके ये जो है अपने सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं और आगे अपनी जो है क्या बढ़ाते हैं, आबादी को बढ़ाते हैं। तो ये है नर और मादा का विभेद करते हैं, ये है फीरोमोन। अच्छा, कुछ हार्मोन्स जो हैं प्लांट हार्मोन्स में, प्लांट हार्मोन के नाम आपने सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो जैसे एक दो कभी पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे गए हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं। कि मैंने एक बात की ऑक्सिन की, जैसे अभी मैंने बात किया कि बहुत लोग कहते हैं कि कद्दू में ऑक्सीटोसिन लगा दिया, लौकी में लगा दिया, खरबूजे में तरबूज में लगा दिया, वो बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, वो अपने आप बड़ा हुआ, उसकी वजह से नहीं बड़ा हुआ। ऑक्सिन क्या है, प्लांट हार्मोन्स क्या है उसको समझिएगा। प्लांट हार्मोन्स, जैसे इंसान के शरीर में इतने हार्मोन्स हैं, ऐसे प्लांट में हार्मोन्स हैं। तो प्लांट हार्मोन्स भी बहुत विविधता से परिपूर्ण है, ठीक है। तो क्या है, प्लांट हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन, AUXIN, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो है सर्वाधिक विविधतापूर्ण हार्मोन्स है। ये जो खेतों में खरपतवार होते हैं, बेवजह जो कीड़े जो प्लांट जनरेट हो जाते हैं, उनको नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। पौधों का सर्वांगीण विकास करने वाला हार्मोन है, ठीक है। और इसके और भी बहुत सारे काम हैं ऑक्सिन के। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं बोया, अब गेहूं में जो दूसरे खरपतवार जमता है उसको खत्म करने वाला हार्मोन, गेहूं को सिर्फ रहने देगा और उसको जो है अच्छा सा जनरेट करेगा। ये जो काम है किसका है, ऑक्सिन का है। इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोन हैं जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हार्मोन्स है जिसका नाम है 2,4-D, 2,4-D, ये भी खरपतवार नाशक हार्मोन्स है, ठीक है। एक हार्मोन है जिब्रेलिन, जो प्लांट हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या करता है, जैसे ऐसे पेड़ जिनमें तने होते हैं और जो बहुत मजबूत पेड़ होते हैं, तो जिब्रेलिन ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है, तने को मजबूत करने वाला हार्मोन है। दूसरा, संकट के समय में जब पानी वगैरह कम हो तो ऐसे में पौधे को जो है रोकता है, मतलब पौधे को सूखने से बचाने वाला हार्मोन है जिब्रेलिन। आपने देखा होगा कि मैदानी भागों में रहने वाले बहुत सारे प्लांट जो उगते हैं, जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है, ये सारे प्लांट, इस तरह के बहुत सारे आम है, ये पतझड़ करते हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण है जिब्रेलिन। क्यों, जिस समय पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो उस समय जो है ये क्या करते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं ताकि वेपराइजेशन कम हो और पौधा सूखने से बच जाए। तो ये सारे हार्मोन हैं। जिब्रेलिन पौधे की वृद्धि को, तने की लंबाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन है, ठीक है। बीजों को फिर से उगने के लिए बाध्य करने वाला हार्मोन है, बीजों को उगने के लिए बाध्य करने वाला हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, ठीक है। एक और हार्मोन है, बहुत आप लोगों ने उसका यूज भी किया होगा, उसका नाम है इथाइलिन, एथिलीन। एथिलीन पौधों को पकाने वाला हार्मोन, फलों को पकाने वाला हार्मोन,
डाल दिया जाता है और उसके अंदर आम सारे पक जाते हैं। तो ये जो है वो तो आर्टिफिशियल तरीके से किया गया। जब प्राकृतिक तरीके से जब किसी भी फल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, तब उसको पकाने वाला हार्मोन है एथाइलिन। इसके पकाने के बाद वो फल जो है वो अपने को अलग कर देते हैं किससे, प्लांट से, और वो चू जाते हैं, टपक जाते हैं, ये काम करते हैं। तो बहुत सारे प्लांट हार्मोन हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये आपके एग्जाम्स में आप एक बार देख लें कि कौन कौन से हार्मोनिक क्वेश्चंस आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ह्यूमन हार्मोन से हैं, और एक बार फीरोमोन भी पूछा गया है। प्लांट हार्मोन से बहुत कम पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा। थैंक यू।